सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिप। तो आज हमारा PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग कवर करेंगे आपके केमिस्ट्री चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जैसे हम देख चुके थे पहला चैप्टर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इस चैप्टर से जो है टोटल आपका 55 क्वेश्चन आया है आपका कब 2024 के एग्जामिनेशन में, जो पूछा गया था आपका ALP टेक्नीशियन और JEE में। ALP में कुल 15 क्वेश्चन था, टेक्नीशियन में आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया, JEE में इससे नहीं पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फॉर्म का सही उदाहरण है? तो आप बोलिएगा प्यूमाइस। और इसका चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये जो है एक ज्वालामुखी चट्टान है जिसमें गैस के बुलबुले ठोस माध्यम में फंसे रहते हैं। अतः यह ठोस में गैस के बुलबुले वाला आपका एक फोम है। और कोलाइड के कण का आकार कितना से कितना मीटर होता है? तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और यह मिश्रण जो है आपका टिंडल प्रभाव दिखा सकते हैं। चलिए, कोलाइड्स कैसा मिश्रण होता है? तो कोलाइड्स बोलिएगा आप एक विषमांगीय मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार जो है सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन निलंबन सस्पेंशन से आपका छोटा होगा। आपका होमोजेनस मिक्सचर से बड़ा, समांगीय मिश्रण से बड़ा, बट निलंबन के जो कण होते हैं उनसे छोटे होते हैं। और कोलाइड को जो है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और इससे आपका बार बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रक्षेपित प्रावस्था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपित प्रावस्था को हम लोग इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। और इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, द्रव को गैस में जब डालते हैं तो हमारा एरोसोल बनता है। उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस को जब गैस में डालेंगे तो भी एरोसोल बनेगा। धुआं, स्वचालित हवा का वाहन, निथार एग्जॉस्ट। ठीक है, गैस को द्रव में डालने पे वो फोम बनता है। जैसे एग्जांपल शेविंग क्रीम, जब द्रव को द्रव में डालेंगे तो वो इमल्सन बनेगा, जैसे दूध हो गया और आपका फेस क्रीम हो गया। अगला है हमारा ठोस को जब हम द्रव में डालेंगे तो वो सॉल बनेगा, मीन सॉल्यूशन। मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़। गैस को ठोस में डालेंगे तो वो फोम बनेगा, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमाइस। द्रव को ठोस में डालेंगे तो जेल बनेगा, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस को ठोस में डालेंगे तो ठोस बनेगा, रंगीन रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए, निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है। आप बोलिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निलंबन के कण को जो है आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ये गलत बात कहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये अक्सर 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और समय के साथ तल पर आपका भिड़ जाते हैं। ये कण जो है प्रकाश को फैलाते हैं अधिकांश, और आंखों से ये देखे जा सकते हैं, इसलिए आपका कथन भी गलत है। निलंबन आपका क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और स्थिर छोड़ने पर ये जम जाते हैं, सेटलिंग हो जाते हैं नीचे। निम्न में से कौन सा समांगीय मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण है, जल में घुली चीनी भी है, जल में घुला लवण नमक भी है, बट ये आपका नहीं होगा। ये आपका विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। आगे चलते हैं। समांगीय मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं। तेल और पानी आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण है, और ये बहुत बार आपका रेलवे टेक्नीशियन ALP में पूछा है पिछली बार, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो आप बोलिएगा तेल और पानी का मिश्रण। ठीक है, निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? देखिए बार बार आपका ये क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ रिपीटेशन देखिएगा इस सवाल का आप। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? तो बोलिएगा आप व्यास 1 नैनोमीटर से आपका छोटा होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण, समांगी विलयन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के कण आपके बहुत छोटे होते हैं। ये आमतः जो है 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। कोलाइड में कण 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, निलंबन में उससे आपका बड़ा होता है। ठीक है, अब बोल रहा है एक विलियन में 120 ml में 40 ml का आपका अम्ल है, तो विलियन के आयतन के प्रतिशत के आधार पर सांद्रता क्या हुई? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूशन करिएगा, इंटू आपको 100 करना है। तो आपका दिया है 40%, और 120 + 40 हो जाएगा 160। तो कितना आ गया? 1/4 इंटू 100 करिएगा तो आंसर आ गया आपका कितना? 25% है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन पूछा है,
तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन में पूछा है। कोलाइडल विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कोलाइड विलयन के अवयव परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, ये आपका सही हो जाएगा। आकार बहुत छोटा नहीं होता, गलत बात, इसका आकार छोटा होता है बट समांगी मिश्रण से विलयन से बड़ा होता है। फैलाती नहीं है, ये फैलाती है। कोलाइड विलयन एक समांगी है? नहीं, ये एक विषमांगी है। निम्न में से कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा फेस क्रीम। और कब बनता है? लिक्विड प्लस लिक्विड मिलकर हमारा इमल्सन बनाता है। इमल्सन को स्थिर करने के लिए हम लोग इमल्सीफायर को मिलाते हैं, जैसे सर्फेक्टेंट का उपयोग करते हैं, जैसे सॉप, लेजिथिन। ठीक है। अगला सवाल, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग है? तो ये जो हो जाएगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए, विलयन के आयतन प्रतिशत के लिए आपका टोटल विलयन का आयतन तो होगा ही होगा, ठीक है, और विलय का भी आयतन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सटीक आंसर है, और आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ देख सकते हैं, विलय का आयतन बटे विलय का आयतन इंटू 100 करिएगा। दूध किसका मिश्रण है? तो वाटर, फैट्स और प्रोटीन का ये मिश्रण है। और दूध कैसा है मिश्रण है? ये एक जटिल मिश्रण है, ये सस्पेंशन इमल्सन कोलाइड है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जेली की स्थिति में परिक्षेपित प्राअवस्था डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? तो आप बोलिएगा लिक्विड फेज हो जाएगा आपका। ठीक है। अब 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम का कॉपर है, तो 25 बटे 250 प्लस ये करिएगा 75, तो 1 बटे 11 मतलब 9.09 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम है, मतलब 1 बटे 9 मीन्स 11.1। निम्न में से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा तकनीक है? एक ऐसा तकनीक है जिससे मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर की ओर आ जाता है, जो डेंसर रहता है, जो मतलब भारी रहता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। जैसे एग्जांपल, दूध से क्रीम निकालना, रक्त ब्लड से ब्लड को निकालना, ठीक है, अलग अलग उसको छांटने के लिए किया जाता है। ठीक है। कोलाइड कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा फिर से अपकेंद्रीकरण तकनीक, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कोलाइड कणों को उनके छोटे आकार के कारण सामान्य फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है, जो घनत्व अंतर के आधार पर तेज घूर्णन के माध्यम से कणों को अलग करता है। जैसे कपड़ा सुखाना, जो हम लोग वॉशिंग मशीन में करते हैं, कपड़ा को ड्रायर जो हो गया, उससे वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का आपका एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो आप बोलिए कोलाइड दर्शाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट वह परिघटना है जिसमें कोलाइड के कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग आपका दिखने लगता है, दृश्यमान हो जाता है, और ये जो है प्रभाव वास्तविक विलयन द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। आकाश का नीला रंग किसका है एग्जाम्पल? तो आप बोलिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। निम्न में से कौन ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट की प्रक्षेपित प्रावस्था है? तो आप बोलिएगा सॉलिड प्रावस्था है, डिस्पर्स्ड फेज। अगला सवाल, निम्न में से कौन मक्खन की परिक्षेपित प्रावस्था है? तो केवल द्रव हो जाएगा। ठीक है, मक्खन बटर जो है क्या है? एक प्रकार का जेल है। जेल एक प्रकार का कोलाइड होता है, जो द्रव पानी और ठोस का मिश्रण है। द्रव पानी पूरे ठोस वसा में बिखर रहा रहता है, इसलिए प्रक्षेपित प्रावस्था जो है आपका द्रव हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सॉल्यूशन का एक उदाहरण है? तो आप बोलिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सॉलिड है, ये इमल्सन है। ठीक है, जो ठोस कण सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है? सॉल्यूशन एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें ठोस कण द्रव में डिस्पर्स होते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक जलीय निलंबन कोलाइड है जहाँ ठोस कण पानी में फैले होते हैं। अनफेट जैसे फॉर्म हो गया गैस द्रव और फेस क्रीम, इमल्सन या द्रव शोल के उदाहरण नहीं है आपका। निम्न में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा जल में चॉक का चूर्ण, चॉक जो बोर्ड में यूज नहीं करते, वो चॉक लिखा हुआ है यहाँ, चाक। ठीक है, जल में चीनी का झोल आपका समांगी हो जाएगा, जल में तेल हेट्रोजेनस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सस्पेंशन का बोला है, तो सस्पेंशन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलाइड पार्टिकल्स द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? तो आप बोलिएगा टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। देखें,
चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ऑल राइट। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइड कण द्वारा टिंडल इफेक्ट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के परिघटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण कोलाइडी कण जो है प्रकाश के मार्ग का दृश्यमान हो जाता है, दिखने लगता है कि प्रकाश किधर से आ रहा है। जैसे कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जो आप घर में देखते होंगे छत में कहीं जगह से अगर सूरज का रोशनी आ रहा है तो आपको जो पार्टिकल्स, डस्ट, जो गंदगी जो हवा में तैरते हुए दिखता है, वही आपका एक तरह से टिंडल इफेक्ट शो करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तारा का टिमटिमाना, सूर्यास्त में विलंबन, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण होते हैं, लेकिन सीधे कोलाइडिक कणों की परिभाषा से संबंधित ये नहीं है। मिश्रण के बारे में इन कथनों पर विचार करें और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिकों में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थिर रूपी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। तो आप बोलिएगा ये तीनों आपका सही है। ठीक है, मतलब कंपोजिशन परिवर्तनीय होता है या हाँ। जैसे कि आप किसी घोल में कम या ज़्यादा मिला सकते हैं, सही बात है। ज़्यादा मिलाइएगा तो ज़्यादा उसका चाशनी जो है गाढ़ा हो जाएगा, नहीं मिलाइएगा तो पतला रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा। ठीक है, जैसे यौगिकों का जो संगठन है आपका सदैव स्थिर रहेगा। जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रहता है मिलाने का जो, और आपका नाइट्रोजन NH3 का जो रहता है चौकदा रेशियो जो 3 रहता है, तो यही रहेगा, यही रेशियो में मिलेगा तभी आपका होगा कंपाउंड। तो आपका ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। कथन 3 आपका बोल रहा है मिश्रण में घटक पदार्थ अपने मूल गुणधर्म को बरकरार रखते हैं। जैसे नमक और पानी के मिश्रण में नमक और पानी दोनों गुणों के आपके मौजूद होते हैं। तो आपका कथन 3 भी सही है। जैसे यौगिकों में बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म घटक पदार्थों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका चेंज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि सारा क्वेश्चन आ जाए। बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, यौगिक के बारे में तो कथन है सही हो जाएगा। ये एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं, केमिकल चेंज हो जाएगा। और बनने वाले उत्पाद के गुणधर्म घटक पदार्थ के समान होते हैं। घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं हो सकता। सब आपका कन्फिग्रेशन है जो आपका वो चेंज हो जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है, बट जब मिलता है तो ये जल बनाता है और जल बनाता है जिससे जिसका जो गुणधर्म है दोनों गैसों से आपका भिन्न भिन्न होता है। यौगिक का बनना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? तो आप बोलिएगा रासायनिक परिवर्तन है। और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में से क्या वायु के मिश्रण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वायु कैसा है? एक प्रकाश का, एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर, में समांगी मिश्रण है। वायु गैसों का एक विलयन है जिसमें सभी घटक पूरी तरह से एक दूसरे से मिश्रित होते हैं और एक समान संगठन बनाते हैं, इसलिए एक समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर है। वायु में मौजूद धूल कण और जलवाष्प इसमें थोड़ा विषमांगी बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे समांगी मिश्रण माना जाता है। निम्न में से कौन सा विलयन का एक गुणधर्म नहीं है? तो विलयन समांगी है। ठीक है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण से गुजर प्रकाश को फैलाते नहीं है, सही है। छानने की क्रिया द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक किया जा सकता है, नहीं। ठीक है, विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो आपका 3 स्टेटमेंट सही है, सी आपका नहीं होगा, निस्पंदन द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको इवेपोरेशन से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि घुल जाएगा, इसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाएंगे। अगर हमको फिर से नमक अगर निकालना है तो या तो हमको इवेपोरेशन मेथड लगाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण नहीं है? कोलाइड का आकार इतना बढ़ा देगा जिससे गुजरे फैलाता और मार्ग को दृश्य बनाता है, तो ये तो हो सकता है। कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। कोलाइड कण के अवयव केवल परिक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है, तो ये सही बोल रहा है। डिस्पर्स मीडियम हमारा कोलाइड के कण में ही होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, हाँ ये है सही। तो कथन भी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। फेस स्क्रीन किस प्रकार के कोलाइड रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, पायस। निलंबन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं जब इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे सेटल डाउन। ठीक है, इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और उन्हें निषेधन द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। कथन ए और सी आपका गलत है। अगला सवाल, किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और आर्थिक विलय नहीं घोला जाए? तो उसे हम लोग मतलब एक्स्ट्रा हम लोग डाल ही ना पाए तो उसे हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा बॉन्ड बनाता है? तो आप बोलिएगा सिंगल बॉन्ड बनाता है। और सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? तो आप बोलिएगा एल्केन बनाता है। अब अगर आ जाइए हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो कैसा बनाता है? नहीं सॉरी,
अनसेचुरेटेड तो आपका ये डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा। डबल एल्किन बनाता है और ट्रिपल आपका एल्काइन बनाता है। इसको भी रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक में अधिक विलय को नहीं घोला जा सके। मतलब आप चीनी को, मतलब समझिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर उसमें चीनी डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें चीनी और लेगा ही नहीं, तो कैसा बन गया? एक प्रकार का सेचुरेटेड संतृप्त विलयन बन गया। अब उससे ज़्यादा उसमें अब वो आ ही नहीं सकता, तो इसी को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त मतलब जहाँ मानिए, मतलब आप 10 ग्राम चीनी है और 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब कहीं 1 लीटर पानी है और वहाँ 2 लीटर का आप चीनी घोल दी, मतलब ओवर हो गया, मतलब उससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। उसे संतृप्त बोलेंगे और उसको असंतृप्त बोलेंगे। किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप में पर घोल में अधिक विलय को नहीं घोला जा सके, उसे हम लोग एक संतृप्त विलयन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? शुद्ध वायु है, सिरका है, चीनी का घोल है, गूदे वाला संतरा का रस नहीं है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में आ जाए गूदा आ रहा आपका। इसे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं नग्न आंखों से, इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? निलंबन एक समांगी मिश्रण है? नहीं। निलंबन को साँच विकलन नीचे नहीं बैठते, नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, हाँ ये सही है। और विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, गलत बात। इसे हम लोग कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इसके माध्यम से प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, दृश्य बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा निलंबन है? ठोस ठोस में परिक्षेपित होता है, ठोस गैस ठोस में परिक्षेपित होता है, ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है और गैस द्रव में परिक्षेपित होता है। पर ठोस जो है लिक्विड में जब जाता है तो हमारा एक निलंबन कहलाता है, ठीक है। सस्पेंशन का सबसे सामान्य रूप वह होता है जिसमें किसी ठोस कण किसी द्रव में परिक्षेपित डिस्पर्स होते हैं, जो जल में, जैसे मिट्टी या जल में चौक का मिश्रण को हम लोग सस्पेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सत्य नहीं है? शांत छोड़ देने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते, गलत बात, बैठ जाते हैं, ठीक है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों को छानने की विधि पृथक नहीं किया जा सकता, विलयन को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं? नहीं, ठीक है। विलयन के कण को पृथक नहीं किया जा सकता है, सही बोल रहा है। शांत छोड़ देकर नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब कि विलयन बोल रहा है, मतलब होमोजेनस मिक्सचर के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ गलत है, के बारे में सत्य नहीं बोला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विलयन के कणों का आकार, छोटा आकार उन्हें स्थायी बनाता है, कथन है सही है, ठीक है। कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? दूध कोलाइडी विलीन नहीं है, गलत बात है, तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया, बात खत्म, ठीक है। निम्न में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, निषेध अंदर अलग नहीं किया जा सकता है, कौन सा गुण नहीं किया जा सकता? सांस तलों में नहीं बैठते हैं, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका। वास्तविक विलयन ही समांगी मिश्रण होते हैं। अगला सवाल, तनु विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें विलायक अधिक मात्रा में विलय खुला होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, तनु विलयन क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वह विलयन होता है जिसमें विलायक सॉल्वेंट की तुलना में विलय बहुत कम मात्रा में या सांद्रता में घुला होता है। अन्य इफेक्ट, तनु विलयन का विपरीत सांद्र विलयन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपका कहलाता है। अगला सवाल, कोलाइड के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सही हो जाएगा। कोलाइड कण से प्रकाश को बिखेरते हैं, कोलाइड एक समांगी है, नहीं। कोलाइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। निम्नलिखित 4 संभावनाओं में से निलंबन का में कौन सा गुण है? तो निलंबन आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बात खत्म। विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य सही है? चलिए बताइए आप, क्या होगा? बोलिएगा, विलयन में विलायक की तुलना में विलय अल्प मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है।
निम्न में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान मास के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों का द्रव्यमान आएगा, आयतन द्रव्यमान हटाइए, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, डी सही हो जाएगा। ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का मिश्रण का बनना एक कैसा है और जबकि एक यौगिक कब बनना। मिश्रण बनेगा तो उसे फिजिकल मेथड के द्वारा आप अलग कर सकते हैं, मीन्स भौतिक, और यौगिक जो है एक रासायनिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल, एक विलयन में 280 ग्राम विलायक जल में 20 ग्राम साधारण नमक के साथ विलय है, तो 1/15 इंटू 100 करिएगा, मतलब 20/3 मीन 6.66% आपका दिया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी वायु। निम्न में कौन सा कथन पानी में चीनी के सामग्री के मिश्रण के लिए सही है, तो आपका जल जो है विलायक हो जाता है, चीनी मतलब जल सॉल्वेंट हो जाता है और चीनी आपका सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया है ना, पानी यहाँ सॉल्वेंट है चीनी यहाँ सॉल्यूट है। निम्न में कौन सा कथन विषमांगी मिश्रण के लिए सही है। मिश्रण का संगठन असमान होता है, ये सही है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, तो बोलिएगा आप टिंडल इफेक्ट वो दिखाते हैं कोलाइड कण। निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो आयरन क्लोराइड और लोह चूर्ण का मिश्रण। ठीक है, निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण विलयन जल का एक उदाहरण है, तो जल में तेल का मिश्रण आपका विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, तो ये है, ये है, ये नहीं है, ये भी है, तो डी आपका नहीं होगा। टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है, तो आप बोलिएगा प्रकिरणित कणों का आकार को प्रकाश का वर्ण निर्धारित करता है। क्या, टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण करता है। क्यों करता है, तो टिंडल प्रभाव कब दे होता है, जब तब दिखाई देता है जब कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और जब छोटे कण नीले प्रकाश अधिक प्रकीर्णित करते हैं जबकि बड़े कण लाल का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण कणों के आकार पर आपका निर्भर करता है, दे डिपेंड ऑन द साइज। आकाश का नीला रंग भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है, चूंकि वायु में मौजूद सूक्ष्म अणु नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, मतलब विचलित ज़्यादा होता है इसीलिए। निम्न में कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेवार है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल प्रभाव का कारण कोलाइड सूक्ष्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश इन कणों से टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में बिखेरता है, जिससे प्रकाश का किरण का पथ दृश्य हो जाता है। कोलाइड विलयन जैसे दूधिया कुहासा में टिंडल प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है, जबकि सच्चे विलयन ट्रू सोल्यूशन में यह नहीं दिखाई देता है। चलिए चैप्टर नंबर 3 भी कर लेते हैं। परमाणु और अणु के टोटल जो है आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एलपी में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्नीशियन में आपका 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एलपी 2024 में परमाणु एवं अणु एटम एंड मॉलिक्यूल CaCl2 का इकाई सूत्र क्या होगा। कैल्शियम का 40 होता है, इसका 35.5 होता है, क्लोरीन का 2 ठो बोला है तो कर दीजिएगा 71 प्लस 40, तो ऑप्शन नंबर सी 111 वही किया है, वही सोल्यूशन 111। ऑक्सीजन अणु कैसा है, तो ये आपका द्विपरमाणुविक होता है। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखना ज़रूरी है, क्या पता कहीं क्वेश्चन पूछ दे। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये भी आपका डाई एटॉमिक होते हैं। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में ये डाई एटॉमिक होंगे। ऑक्सीजन जो है आपका, ये आपका टेट्रा तो नहीं होगा, 3 गो को क्या बोलता है, त्रिपरमाणु की याद करिए हिंदी में। 4 गो तो आपका टेट्रा हो जाएगा, फास्फोरस आपका चतुष्परमाणु हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा फास्फोरस। ऑक्सीजन जो है जलनशील नहीं होते, परंतु कंबशन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी खोज जोसेफ प्रोस्ले ने 1774 में किया था। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 1:8 के अनुपात में होता है। देखिए, हाइड्रोजन का 2 यूनिट है तो 1 × 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो 8 दूनी 16, तो 2:16 मीन्स 1:8 में वो आपका घुलता है। और इसे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको किसने दिया था, तो जोसेफ प्राउस्ट। अब हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर डी।
और 10 के पावर माइनस 10 बराबर क्या होता है, तो ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये आपका एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10, उससे थोड़ा बड़ा जल हो गया, उससे बड़ा हीमोग्लोबिन, रेत का कण इतना, चींटी का इतना, सेब का इतना। 10 के पावर माइनस 10 हाइड्रोजन परमाणु, 10 के पावर माइनस 9 जल का अणु, 10 के पावर माइनस 8 हीमोग्लोबिन, 10 के पावर माइनस 4 रेत, 10 के पावर माइनस 3 चींटी, 10 के पावर 1 आपका सेब। निम्न में कौन सा संख्या कैल्शियम के परमाणु के द्रव्यमान को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। सी जो किससे लिया गया, कैल्क से लिया गया, जिसका अर्थ चूना होता है। अब NaCl का सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना होगा, Na का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5 ऑप्शन नंबर डी। Na प्लस कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे होता है, बताइए। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा। ऑक्सीजन का क्या देखे थे हम लोग, 8 देखे थे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का 2 अणु हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये तो 1 इंटू 2 2 कर दिए पहले, तो 16:2, 8:1 में भी देता तो कर देते हैं, घटा नहीं है। इस नियम की स्थापना किसने करी थी, तो जोसेफ प्रॉस्ट ने। HNO3 का क्या होगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना, 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का 48 और 14 और 1 मतलब 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक अम्ल कैसा है, नाइट्रिक अम्ल आपका एक प्रबल अम्ल है और शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो इससे कौन कौन मेटल रिएक्ट करता है, तो आप बोलिएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज ही करता है, ठीक है, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। बाकी आपका और कोई अम्ल नहीं करता है, मतलब कोई भी और धातु नहीं कर पाता रिएक्ट और फॉर्म कर पाता। निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है, तो आपका यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक यू को डाल्टन डीए भी कहा जाता है, और एक यू बराबर कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, तो ए 10 के पावर माइनस 10। परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की औसत त्रिज्या लगभग 0.037 नैनोमीटर होती है। क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, इसलिए हाइड्रोजन की त्रिज्या लगभग 10 के पावर माइनस 10 मीटर 0.1 नैनोमीटर के क्रम में होती है। परमाणु की त्रिज्या को मापने की मानक इकाई जो है आपका नैनोमीटर होता है। अगला सवाल, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के परमाणुकता क्या होता है, तो ये डाई हो जाएगा, ये आपका टेट्रा हो जाएगा, तो द्विपरमाणुक और आपका चतुष्परमाणुक, ठीक है। फॉस्फोरस P4O2 2। निम्न में से कौन डायटोमिक है, तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन डायटोमिक है। फॉस्फोरस आपका टेट्रा होता है। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये आपका एक परमाणुक है, मीन्स मोनोएटॉमिक है, ठीक है, हीलियम और आर्गन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दीज आर डायटोमिक। रासायनिक सूत्रांक में पादांक सबस्क्रिप्ट क्या दर्शाता है, तो अणुओं में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को वो दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उदाहरण के लिए दिया है आपका H2O, तो इसमें कितना हाइड्रोजन का अणु 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, तो 1 है। निम्न में से कौन सा तत्व मोनोएटॉमिक है, तो आप बोलिएगा हीलियम। चलिए यहाँ पे मोनोएटॉमिक और देख लीजिए, तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। C12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 यूनिट होगा, ठीक है। कार्बन C12 का 1/12 भाग के द्रव्यमान से प्रभावित किया, इसलिए C12 का एक परमाणु का द्रव्यमान का 12 यूनिट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सामान्यतः अणु नहीं बनाता और परमाणु रूप में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा हीलियम, ये आपका अणु नहीं बनाएगा क्योंकि इसका पूर्ण है, ठीक है, और स्थिर है, और तो कहीं भी ये होगा नहीं। नाइट्रोजन आपका कैसा बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो अपना शेयर करता है, लेता है और देता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NH4 का होल 2 SO4, ठीक है, जहाँ NH4 प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस होते हैं। एक SO4 के आवेश को संतुलित करने के लिए से NH4 प्लस आयन आवश्यक होते हैं, इसीलिए NH4 का होल 2 SO4 है। सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 है, जो एक अलग यौगिक है।
स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया था? जोसेफ प्राउस ने। कब किया था? 1799 में। कि रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जबकि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक मीन्स न्यूक्लियस की खोज की। ग्लूकोज में कुल परमाणु अणु की संख्या कितनी होती है? तो C6H12 एंड O6, 12, 6, 18। तो ऑप्शन डी 24। ग्लूकोज कैसा है? तो ग्लूकोज आपका एक मोनोसेक्राइड है, मीन्स सिंपल शुगर सब्सटेंस है और कोशिकाओं के लिए एक मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? CO हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। CO कैसा गैस है? ये एक विषैला गैस है जो हेमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, जिससे जान भी जा सकता है। NH3 का आणविक द्रव्यमान? तो सोडियम का 23, सॉरी सोडियम नहीं है गाइस, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 यूनिट। यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। NH3 अमोनिया एक तीव्र गंध वाली एक गैस है और उर्वरक उद्योग में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। किसी सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे हम लोग अणु कहते हैं। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 दूनी 32। अब अगर ओजोन का पूछ दे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो AMU के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 इज डन टू। तो इतना में ख़त्म करते हैं, कल चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे।